हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी मैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द ममी मूवी के बारे में। यह मूवी मिस्र की पुरानी सभ्यता की है, जहां मूवी की शुरुआत होती है 1290 बीसी से, यानी कि आज से करीबन 3000 साल पहले, जहां पे मिस्र के एक शहर थिम्स को दिखाया जाता है, जहां थिम्स के महाराजा का नाम फिरौन होता है। फिरौन की एक प्रेमिका है जिसका नाम अनकुसुमन है, जिसको हाथ लगाना तो दूर कोई उसे देख भी नहीं सकता। पर अनकुसुमन महाराजा फिरौन को पसंद नहीं करती। अनकुसुमन उस राज्य की पुजारी से प्यार करती है जिसका नाम इमोटेप है। उस पुजारी इमोटेप के पास कई तरह की जादुई शक्तियां हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति से वह मृत लोगों की आत्मा को बुलाकर मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। उधर देखते हैं कि जब महाराज फिरौन की प्रेमिका अक्सुनमन से इमोटेप मिलने के लिए आता है, उसी समय वहां पर राजा फिरौन भी आ जाते हैं और उन दोनों को सही समय पर रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पर तभी ये दोनों मौके का फायदा उठाते हैं और राजा फिरौन का कत्ल कर देते हैं। पर इससे पहले कि राजा फिरौन के सैनिक अंदर आते, अक्सुनमन इमोटेप को कहती है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि तुम मुझे फिर से जिंदा कर सकते हो। पुजारी इमोटेप के लोग इमोटेप को यहाँ से तुरंत ले जाते हैं और इमोटेप के वहां से जाने के बाद अक्सुनमन अपने आप को मार देती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि इमोटेप उसे जिंदा कर देगा और वह अक्सुनमन को जिंदा करने की तैयारी करता है और इमोटेप अपने आदमियों से अक्सुनमन की लाश को चोरी करवा लेता है। और जब इमोटेप अक्सुनमन को जिंदा करने की आखिरी चरण में होता है, तभी वहां महाराज फिरौन के सैनिक आ जाते हैं और वह पुजारी इमोटेप को पकड़ लेते हैं और इमोटेप को ऐसी दर्दनाक सजा दी जाती है जो आज से पहले मिस्र में किसी को भी नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और उसे एक बड़े से ताबूत में डालकर ऊपर से वो भयंकर काले रंग के कीड़े डाल दिए जाते हैं, जो कि इमोटेप के पूरे शरीर को खा जाते हैं। और उसके बाद उस ताबूत को एक खास तरह की चाबी से बंद कर दिया जाता है, ताकि कभी भी उसको कोई खोल नहीं पाए, और अगर किसी ने गलती से भी इसे खोल दिया तो इमोटेप हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी खतरा बन जाएगा। उसके पास ताकत का वह खजाना हो जाएगा। जितने सालों से वह मम्मी बनकर ताबूत में बंद रहेगा, उसके ताबूत को मिस्र के देवता एन्यूबस की बहुत विशालकाय मूर्ति के नीचे गहराई में गाड़ दिया जाता है। और इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और जो वह विशालकाय मूर्ति जो बहुत ऊंची हुआ करती थी, वह अब बहुत छोटी सी नजर आती है, क्योंकि वह थीम्स शहर अब पूरा का पूरा जमीन के अंदर दफन हो चुका है। इस जगह पर कई देशों और विदेशों के लोग जमीन के लिए लड़ते रहते हैं और वह सब इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इसी जमीन के नीचे आज भी वह शैतानी शक्तियां जिंदा हैं और वह वहां से निकलने का इंतजार कर रही हैं। और अब यहाँ पर एक सैनिक को दिखाया जाता है जो कि फ्रेंच मिलिट्री से है और वह एक अमेरिकन है, और तभी उसको दूसरे सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी वहां जमीन में कुछ उथल पुथल होने लगती है। तभी अचानक से वह सभी घोड़े और सैनिक वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उस सैनिक के पीछे एन्यूबस देवता की वह मूर्ति होती है, जिस मूर्ति के नीचे आज से हजारों साल पहले इमोटेप के ताबूत को गाड़ा गया था। अब उन सैनिकों के जाने के बाद रेत में कुछ अजीब से तरीके उड़ना शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि उस रेत के नीचे कोई है जो इस रेत को उछाल रहा है। तभी वहां रेत से बना हुआ एक डरावना सा चेहरा दिखाई देने लगता है। जिस जगह पे ये सब कुछ हो रहा होता है, उस शहर का नाम होता है हम्यूनात्र, और इसके 3 साल के बाद मिस्र में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है इवलियन। यह लड़की एक इजिप्टोलॉजी है। इजिप्टोलॉजी उन्हें कहा जाता है जो मिस्र की भाषा और उनकी संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं। इवलियन के मिस्र की पुरानी भाषाओं का पूरा ज्ञान है। इवलियन का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम जोनाथन है, और वह इवलियन के पास आता है और इवलियन को एक अजीब सी चीज दिखाता है और वह इवलियन को बताता है कि यह चीज उसे एक खुदाई के समय में मिली थी। इवलियन उस चीज का बटन दबाती है और वह चीज खुल जाती है। यह चीज उसी ताबूत की चाबी होती है जिस ताबूत को हजारों साल पहले इमोटेप की मम्मी बनाकर उस ताबूत में बंद करके दफना दिया गया था। उस चाबी के अंदर एक नक्शा भी निकलता है और यह नक्शा हम्यांत्र शहर का होता है। और तब इवलियन अपने पिता के दोस्त के पास जाती है जिनकी एक लाइब्रेरी होती है, जिनके साथ से वह काम करती है, और वह उन्हें उस नक्शे के बारे में बताती है और उन्हें वह नक्शा दिखाती है। और वह इवलियन को कहते हैं कि यह नक्शा सही नहीं है, क्योंकि वह इवलियन को वहां नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वहां पर जाने वाला कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। पर इवलियन उनसे कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां जाना चाहती हूँ, और वह अपने भाई जोनाथन के पास जाती है और पूछती है कि वह अजीब सी चीज उसे कहाँ से मिली थी। तब इवलियन का भाई उसको सब सच बता देता है कि वह चीज उसने एक आदमी से चुराई है और वह आदमी एक अमरीकी है और वह आदमी
इस समय एक जेल में है। तब इवेलिन और उसका भाई उस जेल में जाते हैं जिस जेल में वह अमेरिकन आदमी कैद होता है और यह आदमी का नाम रिच्ड होता है और यह आदमी वही होता है जो कि हमें 3 साल पहले एन्यूबस की मूर्ति के आगे खड़ा दिखाया गया था। और रिच्ड उन्हें देखकर यह समझ जाता है कि यह दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं और रिच्ड को आज ही फांसी होने वाली होती है। और तब वह इवेलिन को कहता है कि अगर तुम लोग इस नक्शे वाली जगह पर हमनांतर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करवाना होगा। अब जब उसे फांसी दी जाने वाली होती है तो वहाँ के वार्डन हसन से इवेलिन रिच्ड को छोड़ने के लिए कहती है, पर वह रिच्ड को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होता। तब इवेलिन उसको लालच देती है कि मिस्र के हमनांतर शहर के जहाँ राजा महाराजाओं का सारा खजाना दबा हुआ है वह जगह रिच्ड को पता है। अगर तुम उसको छोड़ देते हो तो खजाने का 25% हिस्सा तुम्हें भी मिल सकता है। और वह 25% हिस्से की बात सुनकर मान जाता है और उसके बाद वह सब उस खजाने वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तब ये पानी के जहाज से वहां पर जाते हैं। उस जहाज में और भी अमेरिकन लोग होते हैं जो खजाने की खोज में मिस्र की उसी जगह पर जा रहे होते हैं। तब वहां पर इवेलिन रिच्ड को बताती है कि इतिहास की सबसे मशहूर किताब जिसका नाम एमुंडा है, जिसमें मिस्र की शाही खानदानों की सभी जादुई शक्तियों के राज लिखे हुए हैं, वह किताब उसे चाहिए जो हमनांतर शहर में ही कहीं ना कहीं रखी हुई है। अब सबके सब हमनांतर पहुंच जाते हैं। वहां पर इवेलिन रिच्ड को एन्यूबस की वही मूर्ति दिखाती है और बताती है कि यह मूर्ति बहुत ही विशालकाय है और इस मूर्ति का आधा हिस्सा जमीन के नीचे दब चुका है। और तब यह सब जमीन के अंदर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एन्यूबस जो कि मिस्र के देवता हैं उनकी मूर्ति का आधा हिस्सा है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और तभी इवेलिन वहां पर लगे शीशों को ऊपर की तरफ करती है जहां से सूरज की रोशनी दिख रही होती है। जैसे ही वह सूरज की रोशनी उस शीशे से टकराकर अंदर लगे बाकी के शीशों से टकराती है तब अंदर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। यह एक ऐसी तकनीक होती है जिससे पहले के लोग ऐसे ही सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके रोशनी किया करते थे। वहां रोशनी होते ही इवेलिन उस जादुई किताब को ढूंढना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ इनका वही साथी जिसने रिच्ड को फांसी की सजा से माफ किया था वह अंदर सोना ढूंढने के लिए चला जाता है। और तभी उसकी नजर दीवार पे गुदे हुए चित्र पर पड़ती है जिस पर देखकर लगता है कि उस पर बहुत ही बेशकीमती पत्थर लगे हुए हैं और वह उस पत्थर को निकाल देता है और वह पत्थर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वह पत्थर नीचे गिरते ही टूट जाता है और उसमें से एक काले रंग का कीड़ा निकलता है और वह कीड़ा उस आदमी के पैर के अंदर घुस जाता है और उस आदमी के पूरे शरीर के अंदर घूमना शुरू कर देता है और उसके शरीर में बहुत दर्द होने लगती है और वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह बेचैन होकर भागने लगता है और एक दीवार से टकरा जाता है जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उधर रिच्ड, इवेलिन और उसके भाई जोनाथन कुछ समझ में नहीं आता कि वह आदमी यूं पागलों की तरह क्यों भागने लग गया था। और इस दुर्घटना के बाद यह सब ऊपर जाके फिर से इकट्ठे होते हैं जहां पर वह दूसरे अमेरिकन लोगों का ग्रुप भी होता है जो वहां खजाना ढूंढने आए होते हैं। दरअसल अब इन सब लोगों के बीच में समझौता हो चुका है कि जो भी खजाना मिलेगा उसका बराबर बराबर हिस्सा सब में बंट जाएगा। और तभी इन पर कुछ घुड़सवार लोग हमला कर देते हैं जो कि काले घोड़े पर काले लिबास में होते हैं और ये लोग राजा फिरौन के सैनिकों के वंशज होते हैं जो कि हजारों सालों से इस जगह की निगरानी कर रहे होते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि यह मुर्दों की नगरी है। किसी ने अगर इमोटिव को उसके ताबूत से बाहर निकाला तो इमोटिव पूरे मिस्र का नामो निशान मिटा देगा। और इन रक्षकों का वंशज के मुखिया का नाम आर्डेथ पे होता है और वह इन सबको चेतावनी देकर जाता है कि तुम सबके पास एक दिन है, यहाँ से सब वापस चले जाओ। पर उनकी बात कोई भी नहीं मानता और ये दोनों ग्रुप अगले दिन फिर से नीचे जाके अलग अलग से खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। तभी दिखाते हैं कि दूसरे ग्रुप को एक बक्सा मिलता है जिस पर कुछ चेतावनी के रूप में लिखा होता है। उस पर लिखा होता है कि अगर किसी ने मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की तो उस पर एक श्राप की वजह से इस बक्से को खोलने वाले को मार देगा और उनके शरीर से पूरा खून चूस कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से करके वह एक नया रूप धारण करेगा और आत्माओं की दुनिया से निकलकर हमारी इस दुनिया में आकर इस धरती पर कब्जा कर लेगा। और ये सब इस चेतावनी को पढ़ के फालतू की बात समझते हैं और तब वह इस बक्से को खोल देते हैं। इसके अंदर वह किताब निकलती है जिसे पढ़कर आज से 3000 साल पहले इमोटिव अपनी प्रेमिका को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। पर इस किताब को खोलने के लिए एक खास तरह की चाबी लगती है और वह खास चाबी इवेलिन के पास होती है। और दूसरी तरफ रिच्ड, इवेलिन और उसके भाई को दिखाया जाता है जहाँ पर वह बैठे होते हैं। वहीं ऊपर से एक ताबूत गिर जाता है जिस ताबूत के अंदर
अंदर इमोटिव की मम्मी होती है। इविलियन के पास उस ताबूत की चाबी होती है, जिस चाबी से यह उस ताबूत को खोल देती है और उस ताबूत के खुलने से इमोटिव का कंकाल बाहर आ जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, पर इस बॉडी में एक खास बात होती है कि वह बॉडी अब भी गल रही होती है, क्योंकि इविलियन ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मम्मीज देखी हैं, पर उसने इस तरह की मम्मी कभी नहीं देखी। और अब सब के सब ऊपर आ जाते हैं और जब सब सो रहे होते हैं तभी इविलियन दूसरे ग्रुप के पास से जो किताब होती है उसके पास जाती है और वह रीस्ट को बताती है कि यह वह किताब नहीं है जो किताब उसको चाहिए, क्योंकि वह किताब सोने की बनी हुई है। यह किताब तो काले जादू की लग रही है। और तभी देखते ही देखते वह उस किताब को उस चाबी से खोल देती है और उस किताब में लिखी कुछ लाइनों को पढ़ देती है। और जैसे ही वह इन लाइनों को पढ़ती है तब वह तहखाने में जहाँ इमोटिव की मम्मी होती है वह जाग जाती है, यानी कि इमोटिव अब आत्माओं की दुनिया से वापस आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के कीड़े और टिड्डे इन सब लोगों पर हमला कर देते हैं और तभी इन कीड़ों से अपनी जान बचाने के लिए यह सब भाग रहे होते हैं। तभी इविलियन अपने भाई और रीस्ट से अलग हो जाती है और एक खुफिया दरवाजे से अंदर की तरफ गिर जाती है और वह उस जगह पर गिरती है जहाँ पर इमोटिव की मम्मी होती है और वह जिंदा हो चुकी है। और यहाँ पर उन लोगों में एक आदमी वो भी होता है जिसने उस बॉक्स को खोला था, जिस पर वह चेतावनी लिखी थी कि इस बॉक्स के खोलने वाले के शरीर से वह खून पीकर उसके शरीर के अंगों से वह नया रूप धारण करेगा। इसीलिए इमोटिव की मम्मी इस आदमी की आंखें निकाल कर अपनी आंखों में लगा लेती है और तब इमोटिव की मम्मी इविलियन की तरफ बढ़ रही होती है। और तभी यहाँ पर रीस्ट और इविलियन का भाई आ जाते हैं। रीस्ट उस मम्मी पर बहुत गोलियां चलाता है और यह सब की सब उस जगह से निकल जाते हैं। तभी इनके सामने महाराजा फिरौन के रक्षकों का वंशज आ जाते हैं, जिन्होंने इन सबको एक दिन पहले चेतावनी दी थी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। तो वे इन्हें कहते हैं कि हम 3000 सालों से इस मम्मी से डर रहे थे और अब यह जिंदा हो चुका है और अब इसे कोई भी नहीं मार सकता और अब सबका सब खत्म हो जाएगा। अब ये सब वहाँ से वापिस शहर में आ जाते हैं। रीस्ट अब यहाँ से जाना चाहता है, पर इविलियन उसे मना करती है और कहती है कि हमने इस मुर्दे को जिंदा किया है और अब हमें ही इसे खत्म करना होगा। और उसी समय यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं और उधर उस मम्मी ने जिस आदमी की आंखें निकाली होती हैं वहां आके उस आदमी के शरीर पे पूरा कंकाल कर देता है, जिसकी वजह से उस मम्मी का शरीर बनना शुरू हो जाता है। और वहीं पर रीस्ट और एविलियन आ जाते हैं। रीस्ट मम्मी पर कई गोलियां चलाता है लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। पर जब इमोटिव की मम्मी यहाँ पर एक बिल्ली देखता है तो वह डर जाता है और वहां से रेत के कणों में बदल कर भाग जाता है। रीस्ट और एविलियन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो बिल्ली को देखकर क्यों डरा था, इसलिए वह सब मिलकर मिश के उन रक्षकों के पास जाते हैं जो इस जगह कोई हजारों साल से निगरानी कर रहे होते हैं और जिन्होंने रीस्ट और उसके साथियों को चेतावनी भी दी थी और कहा था कि तुम यहाँ से एक दिन के अंदर चले जाना। वह रक्षक इस सब को बताते हैं कि बिल्लियां अंधेरी दुनिया की रखवाली करती हैं, इसलिए इमोटिव बिल्लियों से डरता है। पर जब उसका शरीर पूरा बन जाएगा तो वह बिल्लियों से डरना बंद कर देगा और इमोटिव को अपना पूरा शरीर पाने के लिए उन चारों लोगों को मारना होगा जिन्होंने वह बक्सा खोला था, जिस बक्से के अंदर से काली दुनिया की किताब निकली थी, जिसको पढ़ने के बाद इमोटिव जिंदा हुआ था। अब तक वह उन चारों में से एक को मार चुका है और उनमें से 3 बचे हुए हैं। तब इविलियन यहाँ पर सबको बताती है कि इमोटिव ने जब मुझे देखा तो उसने मुझे अक्सानुमन कहा था। उसने मुझे इस नाम से क्यों बुलाया? तब इविलियन को बताया जाता है कि अक्सानुमन आज से हजारों साल पहले मिस्र के महाराजा फिरौन की प्रेमिका थी, पर इमोटिव के अक्सानुमन के साथ नाजायज संबंध थे और इन दोनों को मिलकर महाराजा फिरौन का कत्ल कर दिया था। इसलिए महाराजा फिरौन के रक्षकों ने इमोटिव को जिंदा मम्मी बनाकर जिंदा दफन कर दिया था और अब इमोटिव अपनी प्रेमिका अक्सानुमन को जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए वो तुम्हारी बलि देगा। पर तुम्हारी बलि से पहले वह बचे हुए 3 लोगों को मारकर अपने शरीर को पूरा करेगा। और अब उन बचे हुए 3 लोगों में से 2 लोग यहीं पर होते हैं और एक यहाँ पर नहीं है और वह एक इतिहासकार भी है और उसके पास ही काले जादू की किताब भी है, जिस किताब के कारण इमोटिव जिंदा हुआ था और उसी किताब के काले जादू से वह अपनी प्रेमिका अक्सानुमन को जिंदा करना चाहता है। रीस्ट अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, पर इससे पहले वह उस आदमी यानी इस इतिहासकार तक पहुंचते वो देखते हैं कि इमोटिव उस आदमी तक पहुंच चुका है। उसे मारकर उससे वो काले जादू की किताब ले चुका होता है और साथ ही साथ वह बोतल भी उससे ले लेता है जिसके अंदर उसकी प्रेमिका अक्सानुमन के शरीर का एक अंग है। ऐसी और भी बोतल है जिसे इमोटिव को ढूंढ कर लेनी है और रीस्ट उसे ऊपर से देखता है। वो देखता है कि दूसरे आदमी
को मारने के बाद इमोटिव का शरीर लगभग आधा और इमोटिव रिस्ट को देख लेता है और उसकी तरफ अपने मुंह को एक डरावने तरीके से खोलता है और इमोटिव के मुंह में बहुत सी भयंकर तरीके से कीड़े निकलते हैं और ऐसा करने के बाद इमोटिव यहाँ से चला जाता है और वहाँ के सीधा तीसरे शिकार की तरफ जाता है। उस तीसरे शिकार के पास भी अक्सा नोमन के अंग की बोतल होती है। इमोटिव वहाँ पहुंचकर उसे मार देता है और वहीं उस कमरे में एविलियन भी होती है। तभी इमोटिव रेत के कणों में बदलकर दरवाजे के ताले के होल से निकलकर कमरे में दाखिल हो जाता है और एविलियन के नजदीक पहुंच जाता है और इससे पहले कि वह एविलियन को अपने साथ ले जा पाता, वहाँ पर रिस्ट और एविलियन का भाई आ जाते हैं। रिस्ट को याद था कि इमोटिव बिल्लियों से डरता है, इसलिए वह इमोटिव को बिल्ली दिखाता है और बिल्ली के डर के कारण इमोटिव को यहाँ से जाना पड़ता है। और अब रिस्ट और उसके साथी ये समझ चुके हैं जैसे उस काले जादू की किताब ने इमोटिव को जिंदा किया है, उसी तरह से वह सुनहरी किताब जिसका नाम अमुंड्रा है, उसी किताब से इमोटिव को मारा जा सकता है। पर इनमें से किसी को भी यह नहीं पता होता कि वह सुनहरी किताब अमुंड्रा कहाँ पर छिपी हुई है। एविलियन एक प्राचीन पत्थर पर लिखी हुई मिस्र भाषा को लेख को पढ़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जिस तरह की वह काले जादू की किताब वहाँ के देव एन्यूबस की मूर्ति के नीचे थी, उसी तरह वह सुनहरी किताब अमुंड्रा मिस्र के दूसरे देवता की मूर्ति के नीचे जिसका नाम हॉरस है। पर इससे पहले कि ये सब उस जगह पर पहुंच पाते, यहाँ पर मिस्र के सभी लोग इमोटिव के गुलाम हो चुके हैं। वह समझ चुके हैं कि इमोटिव वापस लौट चुका है और उसे कोई भी नहीं मार सकता और रिस्ट और उसके साथियों को घेर लिया जाता है और वहाँ पर इमोटिव आता है और वह एविलियन की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि तुम अगर मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। एविलियन के आगे मजबूरी आ जाती और वह इमोटिव की बात मान लेती है, लेकिन इमोटिव एक धोखेबाज इंसान है। वह एविलियन को साथ लेने के बाद अपने साथियों को निर्देश देता है कि कहता है कि इन सब लोगों को खत्म कर दो, पर किसी तरह से रिस्ट और उसके साथी वहां से बचकर निकल जाते हैं और वह सब फिर से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से काले जादू की किताब मिली थी। और इस बार इन सबको दूसरे देवता हरस की मूर्ति को ढूंढना है। ये सब लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर हरस देवता की मूर्ति होती है। यहाँ पर मिस्र का हजारों साल पुराना खजाना होता है, जिसे पिछले हजारों सालों से इंसान ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोटिव को जो अपनी प्रेमिका अक्सा नोमन को जिंदा करने के लिए तैयारी कर रहा होता है, उसे ये मालूम है कि रिस्ट यहाँ पहुंच चुका है, इसलिए वह अपने काले जादू से दीवार पर बनी हुई मम्मीज को फिर से जिंदा कर देता है और उन्हें रिस्ट पर हमला करने के लिए खजाने वाली जगह पर भेज देता है और यह मम्मीज उन सब पर हमला कर देती हैं। पर फिर भी यह किसी तरह उनसे बचते बचाते हरस देवता की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसी मूर्ति के नीचे सुनहरी किताब होती है। वो सुनहरी किताब रिस्ट को मिल जाती है और दूसरी तरफ इमोटिव ने अपने काले जादू से अक्सा नोमन के कंकाल में जान डाल दी है, पर उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस डालने के लिए उसे इविलियन की बलि देनी होगी। पर इससे पहले कि इमोटिव इविलियन को मार पाता, उसी वक्त वहां पर इविलियन का भाई आ जाता है और इमोटिव को वहां से सुनहरी किताब दिखाता है। पर यह सुनहरी किताब भी उसी चाबी से खुलेगी जिससे पहले वाले काले जादू की किताब खुली थी, पर वह चाबी इस समय इमोटिव के पास है। पर इविलियन का भाई देखता है कि किताब के बाहर कुछ लाइनें लिखी होती हैं और इसे इविलियन का भाई पढ़ता है। उसे पढ़ते ही वहां पर एक सेना होती है जो लाइन पढ़ते ही जाग उठती है। इवलिन अपने भाई को कहती है कि इन लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि ये सारी सेना तुम्हारे कहना मानने लगे और वहीं मौका मिलते ही रिस्ट इवलिन को इमोटिव की कैद से आजाद करवा देता है। पर अक्सा नोमन जो कि अब जिंदा हो चुकी है, जो अभी भी एक मम्मी है, वो इवलिन पर हमला कर देती है और उधर वह सेना जिसे इवलिन के भाई ने जगाया है वो रिस्ट पर हमला करने के लिए उसका पीछा कर रही होती है। तब तक इवलिन का भाई उस सुनहरी किताब पर लिखी सारी लाइनें पढ़ चुका होता है और जैसे ही वह पूरी लाइनें पढ़ चुका होता है, वह सेना को निर्देश देता है कि अक्सा नोमन को मार दो और वो सेना का निर्देश मिलते ही हुक्म का पालन करती है और अक्सा नोमन को मार देते हैं। और यह देखते ही इमोटिव को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह एविलियन को भाई जोनाथन के पास जाता है, उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है और उसी समय रिस्ट इमोटिव पर हमला कर देता है और इस हमले से जोनाथन छूटकर नीचे गिर जाता है। पर इस बीच में जोनाथन इमोटिव से उस सुनहरी किताब को खोलने के लिए चाबी चुरा लेता है और वह तुरंत सुनहरी किताब और वह चाबी लेके अपनी बहन इविलियन के पास जाता है और वह दोनों उस चाबी से उस सुनहरी किताब को खोल देते हैं। और उधर रिस्ट को इमोटिव मारने ही वाला होता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता, इविलिन उस सुनहरी किताब से कुछ लाइनें पढ़ने लगती है। काल उसे मार ले जा उस पार। तभी एक सफेद रथ आता है और इमोटिव को टकराते हुए इमोटिव की सारी शक्तियां ले जाता है, यानी कि अब इमोटिव का शरीर वहीं रह जाता है और वह आम इंसानों की तरह हो जाता है और
फिर वह वापिस रीस्ट के तरफ आता है, जो रीस्ट अपनी तलवार से मोटिव पर वार कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। तब मोटिव कहता है कि अब मैं आजाद हो गया हूँ। उसका शरीर अभी तक मृत्यु और जीवन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, अब उस चक्रव्यूह से उसकी आजादी यानी मुक्ति मिल चुकी है और इसके साथ ही इस जगह के सभी रास्ते बड़े बड़े पत्थरों से बंद होना शुरू हो जाते हैं और ये तीनों के तीनों किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही ये तीनों बाहर निकलकर थोड़ा सा आगे ही बढ़ पाते हैं, तभी वह जगह पूरी की पूरी जमीन के अंदर समा जाती है। तभी वहां पर मिस्र के महाराजा के जो रक्षकों के वंशज होते हैं वे वहां आ जाते हैं, जो उन्हें इस समस्या का सामना करके खत्म करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और फिर यह तीनों लोग वहां पर खड़े ऊंटों पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और अंत में दिखाते हैं कि उन ऊंटों में भी उन्हीं के एक साथी ने पूरा ऊंटों को खजाने से लादा हुआ है, यानी कि अब इन तीनों के पास बहुत सारा सोना भी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई हो।